बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। कुदरत इंसान को मुख्तलिफ तरीके से तैयार करती है। मिसाल से वाज़िया करूँगा कि एक तितली को उड़ने के लिए जिस ककून से बाहर निकलना होता है वो उसके लिए दीवार जितना सख्त होता है। जितनी कुव्वत वो उस ककून को, उस शेल को तोड़ने के लिए लगाती है, उस कुव्वत की वजह से जो करंट उसके परों में जाता है वो उसे इस काबिल करता है कि वो उड़ सके। अगर उस ककून को कोई शख्स तोड़ दे तो तितली उससे बाहर तो निकल आएगी, मगर वो उड़ने की ताकत खो बैठी है। इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, वो भी उसके इन परों को, इन बाजुओं को वही ताकत देती हैं, जो आने वाले ज़िंदगी में उनके लिए ज़रूरी होती हैं। इसी कहानी के साथ जो सफ़र शुरू होता है, वो है हमारा हिलाल ख़ान के साथ। हिलाल ख़ान ना सिर्फ़ नोआ के एक बहुत लाइक स्टूडेंट है, बल्कि इन्होंने भी ज़िंदगी में जो मुश्किलात फ़ेस की हैं, उन्होंने इस काबिल इन्हें बनाया कि वो ना सिर्फ़ ये इम्तिहान पास करें, बल्कि एक्सेप्शनल स्कोर से पुलिस सर्विसेज़ में अपनी एलोकेशन भी सिक्योर करें। हम बढ़ते हैं हिलाल ख़ान की तरफ और हिलाल ख़ान की कहानी हिलाल ख़ान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिलाल, वालेकुम सलाम। वेलकम टू नोवा। थैंक यू सो मच। हिलाल, ज़रा अपने सफ़र के बारे में बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड और सीएसएस की आपकी कितनी अटेम्प्ट्स थी? सर, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली केपी से है, ज़िले बन्नू से है, और मेरी इब्तदाई तालीम भी जो हुई है वो बन्नू में ही हुई है, स्कूलिंग एंड देन कॉलेज। और फिर मेरी डिग्री जो थी वो सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से हुई है। सीएसएस के हवाले से एज सच मुझे कोई ना मेरा माइंड था और ना मुझे इतना नॉलेज था, क्योंकि जितनी अवेयरनेस मुझे अपने इलाके में मिली थी तो वो ये थी कि आप लोगों ने टेक्निकल डिग्रीज़ की तरफ जाना है अगर सर्वाइव करना है। फिर जब मैं इलाके से आके यूटी टेक्सला आया तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ फील की कि नहीं, टेक्निकल डिग्री या इंजीनियरिंग से बाहर भी अगर आप देखो तो स्कोप है सर्वाइवल का। और फिर थर्स्ट ऑफ नॉलेज ने या रिसर्च ने मुझे ला के खड़ा कर दिया सीएसएस के दरवाजे पे। एंड आई नो द डे व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोआ आया था इन 2019, कोविड से पहले। आई वाज इन यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम इन फिफ्थ सेमेस्टर, और मेरा शौक ये था कि बस मैं किसी तरह अपने इंटरेक्शन बढ़ाऊं जो सिविल सर्वेंट है उसके साथ, क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी कि इफ़ यू फेक इट यू मेक इट। तो मैं किसी ना किसी तरह वो चीज़ को फेक करना चाहता था ताकि मैं उसको अचीव कर सकूं। उसके बाद फार्मली 2021 में जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मेरी जर्नी, फॉर्मल जर्नी सीएसएस की शुरू हुई, जहाँ पे मैंने नोआ में एडमिशन की 2021 में। और फिर हमें टाइम मिला उस टाइम, क्योंकि एमपीटी फर्स्ट टाइम उस टाइम था, तो 3-4 महीने मिले हमें एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से मैंने अपना अटैम्प्ट जो था वो 2022 में दिया, और ऑलमोस्ट 7 मंथ्स प्रिपरेशन करके। वो अटेम्प्ट मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फेलियर थे, आई थिंक अगर मैं आज बैठा हूँ तो उसी वजह से बैठा हूँ। अगर वो फेलियर मैं ज़िंदगी में ना देखता तो शायद ये सक्सेस भी ना देखता। उस फेलियर ने मेरे अंदर एटलीस्ट ये ख्याल पैदा किया कि अब मैं बहुत करीब हूँ अपनी मंजिल के, और मैंने जैसे ही हो या जो भी रीज़न हो या जो भी एक्सक्यूज़, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सक्यूज़ेस जो आती है रास्ते में, तो मैंने कहा कि मैंने अपने मंजिल अचीव करना है जैसे भी हो। तो द ओनली एंड ओनली थिंग आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने मुझे सहारा दिया वो था दी वी कैन से द बेबी स्टेप्स, जो मैं हर दिन लेता था और हर दिन सीखता था। और यही मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि मैं अपनी इंटेलेक्ट या अपनी, मैं तो इतना जीनियस नहीं हूँ, उससे तो मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन एक चीज़ मेरे में है और वो है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से मैं ही ये एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाऊँगा। वेल डन, एक्सीलेंट। अच्छा हिलाल, बताइए शुरू का जो आपकी अटेम्प्ट थी, जिस 2021 की आपने बात की है, यस। उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं जिन्होंने आपको सबसे टफ टाइम दिया था और उन्होंने फिर 2024 में आप इम्प्रूवमेंट की जाने कैसे आए? जी सर। तो जिस तरह सर मैंने बात की कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वीकनेस मेरी थी इंग्लिश सब्जेक्ट में। एक तो बैकग्राउंड और फिर अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, और तीसरा जो है वो
फिर मेरी डिग्री ऐसी थी जिसमें ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें थी, हमने एकेडमिक या रीडिंग की तरफ हम कभी नहीं गए। तो इंग्लिश मुझे पता चला कि इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वो किस चीज़ से? रीडिंग से। क्योंकि जब तक एक्सटेंसिव रीडिंग ना हो सर, मेरे ख़्याल में इंग्लिश लैंग्वेज की सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी को कोई महसूस नहीं कर सकता। हम जब पेपर में बैठते हैं तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, और उस टाइम में यू डोंट नो बेसिकली द रूल्स या हमने क्या करना है। आपके जहन में, वो आपकी कॉन्शियसनेस में वो सेंसिबिलिटी लैंग्वेज की डेवलप हुई होती है, जिससे आप प्रेस और कंपोजिशन का पेपर और ऐसे का पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने, मेरे ख्याल में जो फर्स्ट वीकनेस तो इंग्लिश की थी, और वो फिर रीडिंग और राइटिंग, इन दोनों चीज़ों से मैंने डेवलप की। तो आपने ये इंग्लिश एसेज़ या इंग्लिश प्रेसी के कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए? फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सर, अ, मैंने टोटल फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 14 मॉक्स किए हैं, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश प्रेस एंड एसे, बट फॉर ऑल द पेपर्स। और जिस दिन रिजल्ट था उससे एक दिन पहले भी मैं मॉक एग्ज़ाम में बैठा था, यानी फुल इस माइंड सेट कि अगर 2024 भी ना हुआ तो आई विल बी देयर फॉर 2025 और 2026 अटेम्प्ट। तो ये मोटिवेशन थी सर मेरी। तो कभी आपके ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान में जो है, जिस तरह अमूमी तौर पे कहा जाता है कि आपको नौकरी, रिश्वत, सिफ़ारिश, फ़ेवरेटिज़्म, नेपोटिज़्म या इन तरीकों से, हथकंडों से मिलती है, तो आप कभी मायूस नहीं हुए? सर मेरे ख्याल में माइंड पोल्यूशन बहुत है। जब हम देख रहे हैं कि हमें जिस तरह गाइड किया जाता है, मतलब ये सोसाइटी से, ये जो बातें मिलने को मिलती है, सोशल मीडिया से मिलती है, तो डाइवर्जन तो है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस और चीज़ों को एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आई थिंक यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस सर्विस। अगर आप इन चीज़ों से, इन एक्सक्यूज़ेस से खुद को इस प्रोसेस से निकालना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी टफ सर्विस, जिसमें आपने ना सिर्फ ये कि आपकी जर्नी लोकेशन के बाद स्टार्ट होती है। तो अगर आपने सर्वाइवल करना है तो पहले ही आपने माइंडसेट बनाना है कि किस किस्म का माइंडसेट चाहिए एक सिविल सर्वेंट का। अच्छा, इंग्लिश को तो आपने बड़ी हार्ड वर्क और एक बड़ी स्ट्रेटजी से मैनेज किया। जी आगे जो चैलेंजिंग पेपर्स आते हैं कंपल्सरी में, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स जी हैं, सर। इन 2 पेपर्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? मेरी स्ट्रेटेजी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे पता चला कि इंग्लिश ऐसा है जो आपको या फेल करेगा या पास करेगा। दूसरे सब्जेक्ट में मैं किसी न किसी तरह मार्क्स ले लूँगा। अब मार्क्स ज़्यादा किस तरह लेने हैं, उसके लिए मैंने एक पूरी सिस्टमैटिक वे में सब्जेक्ट की एक अलाइनमेंट की थी कि मैं अगर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लूँगा तो वो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ के लूँगा। इंटरनेशनल रिलेशन में यू बेसिकली एक स्टूडेंट डेवलप करता है अपना एनालिसिस थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड लेंसेज। तो वही आप कुछ ना कुछ एक नया करके दिखा सकते हैं जब आप थ्योरेटिकल एप्लीकेशन करते हैं, कुछ jargon यूज़ करते हैं। सो डेफिनेटली वन कुड गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन पाकिस्तान एंड करंट अफेयर। अच्छा, आपका ताल्लुक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जी सर। तो मैथमेटिक्स तो मेरा ख़्याल है आपके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं उसने पैदा किया होगा। जी सो जहाँ तक जनरल सेंस एंड एबिलिटी का ताल्लुक है, वो तो आपका एक एडवांटेज रहा है। यस। इस्लामियात के पेपर्स को आपने किस पर्सपेक्टिव से जो है देखा और अटेम्प्ट किया? इस्लामियात का पेपर सर, जिस तरह भी ट्रेंड आ रहा है 2023, 2024 या 5 के बाद, ये पेपर एक अब स्पेसिफिक टेक्निक से इसको सॉल्व करना चाहिए। मीन्स कि आपके पास वो अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आपके पास है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, टॉलरेंस के, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के। सो यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन द सीरा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उधर से आप एग्जांपल लें, उससे बेस्ट सोर्स आपके पास हो ही नहीं सकता। आप ताइफ की जर्नी देके, सुलह हुदैबिया देके, फतेह मक्का देके, फिर आप उसको थोड़ा, मेरे ख्याल में सर जो मैंने किया था कि एनालिसिस की थी कि मुस्लिम जो थे वो बैटल ऑफ बदर से पहले क्यों जंग की तरफ नहीं जा रहे थे, एंड व्हाट वर द स्ट्रेटेजिक रीजंस एंड इकोनॉमिक रीजन जहाँ पे बैटल ऑफ बदर हुई और दूसरे जो बैटल थे या गज़वात थे वो हुए। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट द रोल रोट लर्निंग फर्दर मोर,
आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस सोसाइटी को इमेजिन करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है। ठीक हो गए। सो कंपल्सरी को तो आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। फिर आ जाते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? सर ऑप्शनल में मेरा इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में। दूसरा इंटरनेशनल लॉ, फिर यूएस हिस्ट्री सर, सोशियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा, यहाँ पे रुक जाए। यूएस हिस्ट्री रखने की कोई ख़ास वजह? अभी तो मैं अभी तो मैं सर किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। जो हुआ यूएस हिस्ट्री में बेसिकली ये 2-3 साल से हो रहा है। बट वो 2021 में जो मैंने उसको रखा था वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखा था। बट अभी जो है मैं यही सजेशन दूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट के अलावा स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखें कि क्या हो रहा है। सो यू आर द स्टूडेंट हैज़ नो मार्जिन आई थिंक सो, कि वो किसी भी सब्जेक्ट में उसका हिट हो और कम मार्क्स लें। मुझे यूएस हिस्ट्री ने सर यही सिखाया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट को सिर्फ नहीं बल्कि बहुत से और भी वजूहात हैं जिसके सामने रख के सेलेक्ट करना है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ, जी सर। ये आपको किसी ने एडवाइस किया था या ये आपका अपना ज़ाती फ़ैसला था? सर जो 6 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट एक तो 200 मार्क्स का था, वो सारे मेरे चॉइस के थे। मैंने कहा था कि सर मैं ऑप्शनल में किसी से एडवाइस नहीं लूँगा, बस जो मुझे अच्छा लगे जिसमें इंटरेस्ट हो मैं वही पढ़ूँगा। तो वो एक मेरे लिए आसानी भी थी कि किस तरह एक उसमें अलाइनमेंट बन गई थी। बट अगेन मशवरा करना बहुत ज़रूरी है जब आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, आपका 2024 का रिज़ल्ट आ गया जी सर। और आपने अब कामयाबी माशाल्लाह हासिल कर ली है। जी सर। रिटर्न के बाद जो अगला मरहला होता है वो होता है इंटरव्यू का, जी सर। और उसका डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जी। क्योंकि उसके मार्क्स भी जो हैं आपके एलोकेशन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ करते हैं। सो इंटरव्यू की आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और इंटरव्यू के लिए आपने किस फ़ोरम का जो है इंतख़ाब किया? इंटरव्यू के लिए सर मैंने अगेन जिस तरह नोवा मेरे लिए शुरू ही से एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रही है एंड मेरा जो है एक जर्नी भी यहाँ पे शुरू हुई है फ्रॉम एबीसी, जिस तरह मैंने शुरू की है टू जेड। तो मेरे पास तो दूसरा चॉइस नहीं था नोवा के अलावा, क्योंकि सर इंटरव्यू में कितने, ये बहुत डिपेंड करता है कि टीचर आपको कितना कंफर्ट देते हैं, आपको कितना टाइम देते हैं, आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे ये लग रहा है कि अगर फिर भी मतलब ज़िंदगी में चांस मुझे मिलता, तो मैं नोवा का ही इंतख़ाब करता। क्योंकि उसने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, बेसिकली सर फ़रीद, सर अली, सर मोहम्मद अली बाबा हिल, जो आई थिंक सो जिसकी वजह से मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। आई गॉट 180 मार्क्स इन इंटरव्यू। माशाल्लाह, वेरी गुड। और उसने एक बड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरी एजुकेशन में इन द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो इंटरव्यू जो है मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि एक टीचर आपको कितना कंफर्ट, कितना टाइम लेता है और किस तरह क्राफ्ट करता है। सो फॉर मी नोवा वाज, इज़ एंड विल ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे आम तौर पे जो है ना मैं एस्पिरेंट से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि प्रिपरेशन तो चलें, एक आपने इरादा बना लिया, मगर प्रिपरेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से आपको एक वेकअप कॉल दी जाती है। जी सर। तो आपको यह एक वेकअप कॉल इस तरह की इधर नोआ से भी मिली थी, किसी ट्यूटर की तरफ से? एग्ज़ैक्टली सर। टीचर आपको बताता है, गाइडेंस आपकी गाइडेंस जो है वो तो आपकी टीचर ही करता है। तो जब हमने एकेडमी जॉइन की तो एक बड़ी क्लियर बात हमें सर फरीद ने बताई है, उस टाइम बताई थी 2021 में, कि अगर आपने ये एग्ज़ाम पास करना है तो आपने गैरत करनी होगी। ठीक है। गैरत के सिवा ऐसे एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं। तो वही बात मेरे ज़हन में थी कि मैंने गैरत करनी है जिस तरह भी हो, अगर पास करना है और एलोकेट करना। तो वो एक टीचर की बात बंदे की ज़हन में रह जाती है। और जब मैं एलोकेट हुआ तो वही मैसेज मैंने सर को किया, सर फरीद को, कि सर मैं गैरत कर चुका हूँ अब। तो उसने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, कांग्रेचुलेशन कहा। एंड ही डिड नो एट दैट टाइम दैट कि जो भी बंदा मेहनत करता है वो अपने आप पे बिलीव रखता है तो डेफिनेटली वो क्रैक भी करता है और उसकी लोकेशन भी होती है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा, अब आखिर में अगर आप कोई एस्पिरेंट्स के नाम जो है पैगाम देना चाहें,
कि उन्हें कौन-सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है इस कामयाबी को हासिल करने के लिए? आखिर में सर यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ जो भी एस्पायरेंट्स हैं तैयारी के प्रोसेस में हैं कि द फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट एसेंशियल स्टेप इज़ द गाइडेंस इन दिस प्रोसेस। आपने अगर सही गाइडेंस पहले दिन से ही ली सो देयर इज़ नो डिफरेंस एंड नो डिफ़िकल्टी कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक ना कर सको। गाइडेंस आपने उन टीचरों के पास जाना है, उन फ़ोरम पे जाना है जहाँ पे टीचर्स आपको वक़्त है, आपको मौका दें, आपके साथ बैठें, आपकी मुश्किलात को समझें। तो राइट गाइडेंस एंड डायरेक्शन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी बात आपकी कंसिस्टेंसी, कि आपका ठहराव आपकी पर्सनैलिटी में कितना है, क्योंकि ये ठहराव ना सिर्फ़ इस प्रिपरेशन में आपके काम आएगा, बट आगे की जो जर्नी है, इट्स इन माय ओपिनियन इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर भी है कि नहीं। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन वो दुआएं हैं। आपने दुआएं कमानी है टीचरों से, वालिदैन से, मोहल्ले वालों से। आई थिंक सो अल्लाह के फ़ज़ल के अलावा, उसकी रहमत के अलावा ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो अल्लाह के साथ अटैच रहें, दुआ मांगा करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। दुआएं आपके पीछे ना हो तो बहुत मुश्किलात आती हैं। थैंक यू सो मच। हिलाल खान ने अपने तमाम चैलेंजेस का यहाँ पे ज़िक्र किया और कुदरत जिस शख्स में जितना टैलेंट रखती है, चैलेंजेस भी उसके लिए इंक्रीज़ करती है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में फेलियर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यकीन रखिए कि कुदरत ने आपको उस ज़हानत और उस क्वालिटी से भी नवाज़ा है, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में ये आज़माइश लेके आ रही है। हम सिर्फ़ टीवी में देखते हैं वो आखिरी अटेम्प्ट उस चीते की, जहाँ पे वो हिरन को पकड़ता है, मगर हमें बहुत कम पता है कि उस अटेम्प्ट को पकड़ने के लिए वो अपनी 15 अटेम्प्ट ज़ाया भी कर चुका होता है। यूसैन बोल्ट जिस स्प्रिंट रेस में दौड़ता है, आपको सिर्फ़ वो चंद सेकंड की मेहनत लगती है, मगर उसके पीछे उसकी जितनी एफ़र्ट है, वो हमारी नज़रों से छुपी होती है। मगर ये एफ़र्ट इस काबिल आपको बनाती है कि आप कामयाबी भी हासिल कर सकें। हिलाल खान की कहानी भी इसी कामयाबी की एक कहानी है, जो कि आने वाले एस्पिरेंट्स को ताहयात मुतासिर करेगी। थैंक यू वेरी मच।